जनरल अवेयरनेस की कड़ी में आज हम दूसरा वीडियो लेके आ गए हैं, टेस्ट नंबर 2। ठीक है। और यह DTPLSB का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। KBS में, NBS में, EMRs का जो पेपर होने वाला है उसमें जो जनरल पेपर होगा उसमें बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना? तो गोलकुंडा किला कहाँ पे स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती वस्तुओं का एक उदाहरण है? ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली इस्पात की चादर, बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला तांबा, केवल एक और दो दोनों? तो एक और दो दोनों जो है मध्यवर्ती वस्तुओं का एक उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि सकल प्राथमिक घाटे के संदर्भ में कौन सा सही है? सकल प्राथमिक घाटे का सूत्र दिया होगा, कौन सा सही है? तो सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज दायित्व, दूसरा सकल राजकोषीय घाटा प्लस निवल ब्याज दायित्व, या सकल राजकोषीय घाटा में निवल ब्याज दर को भाग देने से प्राप्त करते हैं, या सकल राजकोषीय घाटा में निवल ब्याज दायित्व का गुणा करके प्राप्त करते हैं। तो सकल प्राथमिक घाटा को हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो सकल राजकोषीय घाटा में से जब निवल ब्याज दायित्व को घटा दिया जाता है तो सकल प्राथमिक दायित्व प्राप्त होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत विभवांतर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो विद्युत विभवांतर का फार्मूला होता है V बराबर W गुणे Q होता है। क्या होता है? V बराबर W गुणे Q होता है विद्युत विभवांतर का फार्मूला। तो किस में मिल रहा है? तो प्रश्न ऑप्शन 1 में मिल रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि ये इसका क्या है? ये लिंक नहीं है, यहाँ पे मिल्क होगा। क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है? मिल्क है। क्या कह रहा है? मिल्क। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। ठीक है। क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। अगला प्रश्न 8, जेलफिश किसका उदाहरण है? सिलेट्रेटा का, मत्स्य का, इकाइनोडोर्मेटा का या एनेलिडा का? तो जेलफिश जो है वह सिलेंट्रेटा का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि, या रोपड़ कृषि, या बागवानी कृषि? तो जो एकल फसल बोई जाती है एक बड़े क्षेत्र में उसको हम क्या कहते हैं? रोपड़ कृषि कहते हैं। जैसे नगद फसली भी कहा जाता है इसको, रोपड़ कृषि को नगद कृषि भी कहा जाता है, जिसमें क्या बोई जाती है? काफ़ी बोया जाता है, चाय बोया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? तो रोपड़ कृषि के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी? तो कावेरी नदी जो है भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लेटेराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। यह सही बात है कि लेटेराइट मृदा क्या है? उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा किसके लिए? चाय और कॉफी उगाने के लिए उपयोग होती है। केवल एक और दो दोनों? तो ये एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। कैसे? अगर इसके लिए ट्रिक जो बात करें, लेटेराइट मृदा के लिए ट्रिक क्या है कि उच्च वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? उच्च वर्षा हो रही है। ठीक है। और उच्च तापमान है। क्या है? उच्च तापमान है। ठीक है। उच्च वर्षा है, उच्च तापमान है, खूब वर्षा हो रही है और गर्मी भी बहुत है। तो बैठ के क्या किएंगे? हम चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं क्योंकि वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है। तो लेटेराइट मृदा में। ठीक है। लेट के हम क्या कर रहे हैं? चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं और भारी वर्षा हो रही है इसलिए कहीं हम बाहर नहीं जा सकते। तो ये ट्रिक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आमूल परिवर्तनवादी वर्ग के नेता नहीं थे? कौन थे जो आमूल परिवर्तनवादी वर्ग के नेता नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, या लाला लाजपत राय? तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो पूर्ण रूप से परिवर्तनवादी के समर्थक में नहीं थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बुरंजी किसके द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृति है? अहोम द्वारा, गोंड द्वारा, हुंड द्वारा, या चंडेल द्वारा? हुंडो, ये हुंड नहीं होगा, हुड़ो होगा। क्या होगा? हुड़ों के द्वारा होगा। ठीक है। तो बुरंजी कह रहा है कि बुनरजी भी, कहाँ कई कई स्कूल बुरंजी भी लिखा रहता है। ठीक है। बुरंजी, बुरंजी किसके द्वारा लिखा गया है? तो बुरंजी अहोम के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुणे 18वीं शताब्दी में मराठियों की राजधानी बना था। यानी 18वीं शताब्दी में मराठों का राजधानी पुणे कब बना था? 18वीं शताब्दी में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन केवल एक सही होगा। क्यों? क्योंकि बस पहला ऑप्शन सही है कि पुणे जो है मराठों की 18वीं सदी में राजधानी बना था। अगला प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का बादशाह खान भी कहा जाता है? बादशाह खान की बात हो रही है। बादशाह खान किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, मौलाना मोहम्मद अली को, या मोहम्मद इकबाल को? तो बादशाह खान किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद प्रावधान का कौन सा युग्म सही है? युग नहीं, युग्म होगा। ये क्या होगा? युग्म। युग्म की बात हो रही है, कौन सी जोड़ी सही है? अनुच्छेद 45 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है।
अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का अंत है, किसके है? अस्पृश्यता का अंत है। तो इनमें से कौन सा प्रावधान सही है? तो ये दोनों प्रावधान सही हैं। कौन से? दोनों प्रावधान सही दिए गए हैं कि अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता में, बीजिंग में, कुआलालंपुर में या सियोल में? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर में है। कहाँ पे है? कुआलालंपुर में है। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का, मिजोरम का, असम का, केरल का? तो शास्त्रीय जो राज्य जो है शास्त्रीय नृत्य असम का है। शास्त्रीय असम, शास्त्रीय असम, शास्त्रीय असम, शास्त्रीय असम। पंडवानी, पंडवानी किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, मणिपुर का? तो पंडवानी, पंडवानी, पंडवानी। पंडवानी किसका है? छत्तीसगढ़ का है। पंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। पंडवानी छत्तीसगढ़, पंडवानी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ पंडवानी, छत्तीसगढ़ पंडवानी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 50 रुपए के नोट पे जो महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट का आकार क्या है? 66 mm गुड़े 140 mm है, 66 गुड़े 135 mm है, 68 गुड़े 125 mm है या 65 गुड़े 155 mm है। तो महात्मा गांधी श्रृंखला की जो नोट है, महात्मा गांधी श्रृंखला की नोट कब आई थी? तो महात्मा गांधी श्रृंखला की नोट 1996 में आई थी। तो 50 रुपए का नोट जो है उस पर कितना आकार है इसका? तो उसकी आकार है 66 mm गुड़े 135 mm है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कह रहा है? जीएसटी अधिनियम 2016 में संसद द्वारा पारित किया गया था। जीएसटी कानून जुलाई 2016 में लागू हुआ था। केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है। तो जीएसटी अधिनियम 2016 में संसद में पारित किया गया था, सही बात है। जीएसटी कानून जुलाई 2017 में नहीं बल्कि 2017 में लागू किया गया था। 2017 में लागू किया गया था, 16 में ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल एक सही होगा, ये वाला सही होगा ऑप्शन। आकाश का नीला रंग प्रकाश के किस परिघटना के कारण होता है? आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या विक्षेपण के कारण? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। किस घटना के कारण होता है? प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है आकाश का नीला रंग। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा नमक तथा कपूर के मिश्रण को अलग किया जा सकता है? किस प्रक्रिया द्वारा नमक और कपूर के मिश्रण को अलग किया जा सकता है? आसवन विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, क्रोमैटोग्राफी द्वारा या प्रभाजी आसवन द्वारा? तो नमक और कपूर को अलग करा जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? नमक और कपूर को अलग करने वाली प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगला प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाकर एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। केवल एक और दो दोनों, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। यानी श्वसन क्या है? एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है और साग सब्जियों को विघटित करके जो कंपोस्ट खाद बनाई जाती है वह भी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पीर पंजाल श्रृंखला कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या नागालैंड में? तो पीर पंजाल श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल श्रृंखला जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैब्रोडोर लैब्रोडोर महासागरीय धाराएं गर्म जल धाराएं होती हैं। गर्म गल्फ स्ट्रीम शीत जल धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। केवल एक, ना तो एक ना ही एक, दोनों सही हैं। ये कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं। लैब्रोडोर महासागरीय धाराएं जो है यह ठंडी जल धारा होती है। लैब्रोडोर ठंडी जल धारा होती है और जबकि गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो गर्म जल धारा होती है। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ना तो एक सही है ना तो दो सही है। अगला प्रश्न क्या है? चंगेज खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1227 में, 1326 में, 1249 में, 1220 में? चंगेज खां की मृत्यु 1227 में हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण, इसमें कई प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है। जो क्वेश्चन दिया है उसे ही कई प्रश्न बन जाएंगे। पूछ क्या रहा है कि 999 ईस्वी में, कब? 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ था। यानी पूछ देगा कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में हुआ था। कब? 999, एक जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? धंग ने कराया था। ढंग लिखा हुआ, ढंग नहीं है। वो राजा का नाम क्या था? धंग नाम था। ठीक है। क्या नाम था राजा का? धंग नाम था। 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था। तो यह जो धंग नाम का राजा था किस वंश का था? चोल वंश का था, चालुक्य वंश का था, चंदेल वंश का था या राजपूत वंश का था? तो ये धंग नाम का जो राजा था वो चोल वंश का था। ये चोल वंश का नहीं था, चंदेल वंश का था। किसका वंश था? चंदेल वंश का। कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश का राजा धंग ने करवाया था। कब करवाया था? 999 ईस्वी में। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 की तरफ। प्रश्न संख्या 29 में क्या पूछा है कि पद्म पुरस्कार भारत के किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो पद्म पुरस्कार भारत में प्रदान किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उपराष्ट्रपति द्वारा। तो पद्म पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2021 में
एवरेस्ट पर्वत पता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 2021 में एवरेस्ट पर्वत पर फतह करने वाली, पता नहीं करने वाली, क्या लिखा पड़ा है, सब में गलत लिखा है। फतह करने वाली भारतीय महिला कौन बनी? तासी एंगजोम, प्रेमलता अग्रवाल, मालवथा पूर्ण या तासी मलिक? तो तासी एंगजोम थी जो वो 2021 में एवरेस्ट पर्वत पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है, तासी एंगजोम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मेरडेका कप किस खेल से संबंधित है? मेरडेका, मेरडेका कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। मेरडेका, मेरडेका, फुटबॉल से मेरडेका क्या कर दिया? फुटबॉल से मार दिया, फुटबॉल से मार दिया। तो मेरडेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में, यूनान में, बीजिंग में, जापान में? तो प्रथम एशियाई खेल जो स्थापित हुए थे या शुरू हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में। बहाई मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बहाई मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? नई दिल्ली में, राजस्थान में, चंडीगढ़ में, तमिलनाडु में? तो बहाई मंदिर जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है पोवाड़ा किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? पोवाड़ा क्या कह रहा है? पोवाड़ा, पोवाड़ा जो है किस राज्य का संगीत है? क्षेत्रीय संगीत है। पंजाब का, राजस्थान का, हिमाचल प्रदेश का या महाराष्ट्र का? तो पोवाड़ा, पोवाड़ा, पोवाड़ा महाराष्ट्र। पोवाड़ा कहाँ का है? तो पोवाड़ा महाराष्ट्र का है। पोवाड़ा, पावभर बाड़ा, पोवाड़ा, पोवाड़ा, पोवाड़ा महाराष्ट्र, पोवाड़ा महाराष्ट्र, पोवाड़ा महाराष्ट्र, पोवाड़ा महाराष्ट्र। अगला नंबर 35 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 500 की नोट जो है, 500 रुपए की जो नोट है उस पर गांधी श्रृंखला की नोट का रंग क्या है? यानी कि 500 रुपए का जो गांधी जी श्रृंखला वाली नोट है उसका रंग क्या है? क्रीनिश येलो है, ब्राइट येलो है, स्टेन ग्रे है, लेवेंडर है। तो जो गांधी जी श्रृंखला का 500 रुपए का नोट है उसका कलर जो है वो स्टोन ग्रेन कलर का है। अगला प्रश्न है CaOCl2 युग्म का प्रचलित नाम क्या है? CaCO किसका रासायनिक नाम है? धोने का, सोडा का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ब्लीचिंग पाउडर का है, बुझा हुआ चूना का? तो CaOCl2 किसका है? तो ब्लीचिंग पाउडर का है। किसका है? ब्लीचिंग पाउडर का है। अवतल लेंस द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? यानी अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव कैसा बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव बनता है सदैव बनता है आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है? तो सदैव आभासी और सीधा बनता है। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला लेंस कैसा बनता है? सदैव आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? तिल चट्टा किसका उदाहरण है? तिल चट्टा किसका उदाहरण है? अनेलिडिया का, आर्थ्रोपोडा का, नाइमेटोडा का, मोलस्का का? तो तिल चट्टा जो है आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तिल चट्टा जो है आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आर्थ्रोपोडा का। तिल चट्टा किसका उदाहरण है? आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। क्या है? महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है? जन्म, मृत्यु, प्रवास, बेरोजगारी? तो जनसंख्या से संबंधित जो है जनसंख्या घटती बढ़ती है किसकी तरफ घटती बढ़ती है? तो जन्म के द्वारा, मृत्यु के कारण और प्रवास के द्वारा। बेरोजगारी के द्वारा जनसंख्या से संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? भारत में है। अगला प्रश्न किसके पास भारत में नागरिकता के अधिकार को भी नियमित करने की शक्ति है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय? भारत में नागरिकता का जो अधिकार है कौन इसमें संशोधन कर सकता है, कौन इसमें परिलक्षित कर सकता है? तो वो पावर किसके पास है? संसद के पास है। संसद कर सकता है नागरिकता में संशोधन, सुधार, बदलाव, सब कुछ संसद कर सकता है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1931 में, 1930 में, 1932 में, 1936 में? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे 1930 में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित कब किए गए थे? 1930 में आयोजित किए गए थे प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, गोल्फ, टेनिस? टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट किससे संबंधित है? टेनिस से। डबल फॉल्ट टेनिस से। डबल लोग खेलते हैं, डबल बैडमिंटन खेलते हैं, डबल डबल तो किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। डबल फॉल्ट, डबल फॉल्ट टेनिस। सानिया मिर्जा, डबल फॉल्ट टेनिस। स्मारक राज्य निम्नलिखित में से कौन से युग में से सही है? स्मारक राज्य निम्नलिखित में से कौन से युग में सही है? मरियम उज जमान का मकबरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। मरियम उज जमान का मकबरा उत्तर प्रदेश में है। फ्रेंच वार मेमोरियल कहाँ पे है? गोवा में। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। फ्रेंच वार मेमोरियल गोवा में नहीं है। फ्रेंच वार मेमोरियल जो गोवा में नहीं है, कहाँ पे है? ये पुडुचेरी में है। कहाँ पे है? पुडुचेरी में है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो गया। फ्रेंच वार मेमोरियल पुडुचेरी में है और मरियम उज जमान का मकबरा उत्तर प्रदेश में है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निवल मांग और समय देवताओं को हिस्सेदारी जो बैंकों को रिजर्व बैंक में नकदी शेष के रूप में रखनी होती है, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर भारत राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है?
सांविधिक चल निधि अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। तो नगद आरक्षित अनुपात जो होता है जिसको CRR कहते हैं, यह बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के पास जमा किया जाता है नगद आरक्षित अनुपात के रूप में। अगला प्रश्न, भारत सरकार 23 फसलों के लिए एसपी नहीं एमएसपी जो मिनिमम प्राइस रखता है ना, मार्केट प्राइस घोषित करता है, इनमें से कितनी अनाज फसलें हैं। तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। एमएसपी जो लागू करती है भारत सरकार कितने फसलों पे लागू करती है, 23 फसलों पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमएसपी कितने एमएसपी लागू करती है, कितने फसलों पे एमपीएस नहीं एमएसपी लागू करती है, 23 फसलों से। इन 23 फसलों में कितने फसल अनाज फसलें हैं, तो 7 फसलें जो हैं वो अनाज फसलें हैं। कितनी, 7 फसलें अनाज फसलें हैं। और टोटल फसलें कितनी है, 23 फसलों पे एमएसपी लागू होती है, और उनमें से 7 फसल जो है वो अनाज फसल से संबंधित है। और जो एमएसपी लागू की जाती है उसमें 5 जो है वो दाल फसलें आती है। किसमें आती है, 5 तो दलहन फसलें में आती हैं, 7 जो है अनाज फसलों में आती हैं। और इन 5 जो दाल फसल इसमें कौन कौन सी है, इसमें चना है, अरहर है, मूंग है, उड़द है और मसूर है, ठीक है। तो ये 5 दाल इसमें शामिल है, 5 अनाज फसल है, और टोटल कितनी, 23 फसलों पे जारी की जाती है सूची। 2025 में 24 फसलों को न्यूनतम माना गया था, ठीक है। वर्तमान समय में 2025 में कितनी है, 2025 में इसमें कह रहा है कि कहीं कहीं मिल रहा है कि 24 फसलें हैं, जिसमें से 14 फसलें जो हैं वो खरीफ फसल की हैं, 14 फसलें किसकी हैं, खरीफ फसल की है 14 फसलें। और 10 फसल जो है वो किसकी है, रबी की फसल है। 10 रबी की फसल है, 14 खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल में धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, रागी है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, तिल है, निगर, सीड है और कपास है। जबकि रबी फसल में गेहूँ, जौ, चना, मसूर और सरसों आदि शामिल की गई है। क्या क्या है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, जब उत्तल लेंस में आभासी और सीधा सदैव प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा बनता है। और उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होती है, जब वस्तु कहाँ पे होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, F2 पे बनता है। जब अनंत पे होती है तो कहाँ पे बनता है, F2 पे बनता है। जब वस्तु अनंत पे होती है उत्तल लेंस में तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, F2 में बनता है, F2 में, अनंत पर F2 में, अनंत पर F2 में। उत्तर लेंस पर अनंत अनंत जीता है, कहाँ पे, बिहार ने चुनाव जीता थे, वो चश्मा पहनता है, उत्तर लेंस का चश्मा पहनता है। अनंत पर जब बनता है तो कहाँ पे फोकस करता है, F2 पे फोकस करता है, F2 पे प्रतिबिंब बनता है उसका। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके संख्या के बराबर होती है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या के बराबर होती है, न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के। तो एक तत्व की परमाणु संख्या जो बराबर होती है वो न्यूट्रॉन के बराबर होती है। परमाणु तत्व संख्या किसके बराबर होती है, न्यूट्रॉन के बराबर होती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, क्षार स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसा होता है। क्षार जो होता है, क्या पूछा है, क्षार क्षार जो होता है कैसा होता है, क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा और छूने में साबुन जैसा होता है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है और छूने पे कैसा महसूस होता है, तो साबुन जैसा महसूस होता है। असल स्वाद में अम्ल जो होता है, अमल नहीं अम्ल, अम्ल कैसा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गोदावरी के द्रोणी क्षेत्र का लगभग 50% भाग किस क्षेत्र में स्थित है, यानी गोदावरी नदी द्रोणी जो है उसका 50% भाग किस क्षेत्र में है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो गोदावरी का द्रोणी क्षेत्र का लगभग 50% भाग कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र, गोदावरी महाराष्ट्र में 50%। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में नहीं पाए जाते हैं, रोजबूट, आबनूस, महोगनी, बांज। तो रोजबूट जो है, आबनूस है, महोगनी है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। बांज जो है यह उसमें नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि मध्य मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, यह वायुमंडल की तीसरी परत है, सही बात है, मध्य मंडल जो है वायुमंडल की तीसरी परत है। अंतरिक्ष में से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाता है, सही बात है, मध्य मंडल में आने के बाद उल्का पिंड जल जाता है, तो इसलिए 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि पल्लव की राजधानी कौन से शहर में था, कांचीपुरम में, पाटलिपुत्र में, एहोल में, तक्षशिला में। पल्लव की राजधानी थी वो कांचीपुरम में थी, कहाँ पे थी, कांचीपुरम में थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब भेजा था, 8 मार्च 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को, 8 मई 1929 को, 8 जून 1929 को। बहुत सटीक प्रश्न पूछा है भाई, एक महीने का लगातार कर लिया, डेट भी एक ही है, केवल महीना बदला हुआ है। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। बम फेंका था, कब फेंका था, बम बम फेंका, ये बम बन गया, ये बम बन गया, 2 बम बन गए, तो ये 8 बन गए, बम हो गए, ठीक है। कब फेंका था, अप्रैल में, बम फेंका था अप्रैल में, और 1929 में फेंका था, 1929 में फेंका था, 1929 में बम फेंका था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 8, भाग 7, भाग 9, भाग 10। भाग 9 किससे है, पंचायती राज से। भाग 10 दल बदल कानून से। भाग 7 किससे है, संघ से है। भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो भाग 8 किससे संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र से। भाग 8 किससे संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र से, संघ से है और राज्य क्षेत्र से है।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल की पदावधि से 152, 156, 161, 165। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 156 जो है राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। आर्टिकल 152 जो दिया है 152 वह भाग 6 से संबंधित है, जो राज्य शब्द को परिभाषित करता है। और इसमें कहा गया है जो जम्मू और राज्य कश्मीर शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, जो 156 दिया है यह राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों यह था जनरल अवेयरनेस का पार्ट था। 57 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके हम आए थे। इससे पहले हमने 40 प्रश्नों का श्रृंखला कर लिया, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारा एक बहुत ही बेस्ट पॉइंट हमारा तैयार हो जाएगा जो हमारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, यह जो जनरल अवेयरनेस का है तो आप किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हो, कोई भी एग्जाम दे, चाहे यूपीएसआई हो, किसी भी स्टेट का एसआई हो, टेट हो, ठीक है, सीजीएल हो। तो ये सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें साइंस भी है, कल्चरल भी है, सिविक्स भी है, पॉलिटिकल भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री है, सब है। ठीक है, इसमें ऑल इन वन है, तो किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, तो बेनिफिट होगा। तो हम आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नया नया आया हूँ, चीज़ें धीरे धीरे स्मूथ हो जाएंगी।